हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर एक ख़ास इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन आम लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, जो मेडिकोस है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं। सभी लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनाल्जेसिक या पेन किलर दवाइयों के ताल्लुक से बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग रोज़मर्रा सुनते हैं और जानते हैं कि अलग अलग तरीके की दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं, और उन दवाइयों के फ़ायदे और नुकसान भी हम लोग के सामने आते रहते हैं। लेकिन किसी दवा को हमको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और वो दवा किस किस्म की है, उस दवा का क्या रोल है, या फिर उस दवा से कोई नुकसान तो नहीं है। फिर उम्र की बात किया जाए तो वो किस उम्र में और कितना लेना चाहिए, हमको ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। आज इस क्लिप में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको एक आइडिया ज़रूर आएगी एटलीस्ट, कि कौन सी दवा कैसे यूज़ की जाती है। याद रहे, इस दवा को हमको सिर्फ और सिर्फ, यानी जो भी मैं मेडिसिन की जानकारी देने वाला हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की निगरानी में ही लेना है। अदरवाइज़ आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। ये जानकारी हम लोग सिर्फ मालूमात के लिए देते हैं, ताकि आप लोगों के अंदर एक जागरूकता आए और हमें जो है तो सही इन्फॉर्मेशन हासिल हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एनाल्जेसिक मेडिकेशंस या मेडिसिन्स। एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है दर्द निवारक। जी हाँ दोस्तों, जो पेन से या दर्द से हमको राहत दिलाती है। वो पेन चाहे सर दर्द का हो, या पुराने से पुराना अर्थराइटिस हो, कमर का दर्द हो, उसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है वो एनाल्जेसिक कहलाती है, जिसको हम आम तौर से पेन किलर्स मेडिसिन कहते हैं, या फिर पेन रिलीवर्स मेडिसिन कहते हैं, जो कि हमको दर्द से जो है बचाती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एनाल्जेसिक जो मेडिकेशंस होती हैं, तो असल में ये अगर पैथी की बात करेंगे तो अलग अलग पैथी के अंदर अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे कि यूनानी पैथी है, इसमें जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं तो वो एक यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी का और एनाल्जेसिक का असर रखती हैं। और साथ ही आयुर्वेदिक पैथी है, यूनानी पैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और सिद्धा। तो इस तरह अलग अलग पैथी है। लेकिन आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एलोपैथी की मेडिकेशंस के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, जो कि आजकल मार्केट में मोस्टली लोग वही यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से लोग थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं उसको लेकर। इसलिए मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मामूली सी मामूला जो दर्द होता है, जैसे कि सर दर्द को ही ले लो, उससे लेकर जो डेंजर जो दर्द होता है, जिसको हम कहते हैं सीवियरिटी के साथ अगर कोई दर्द होता है, तो उसमें भी हम लोग एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं। एक बात याद रहे कि एनाल्जेसिक एनास्थेसिया से अलग होता है। एनाल्जेसिक जो मेडिसिन है, यानी पेन किलर जो दवाइयाँ हैं, वो ना इंसान को बेहोश करने वाली दवाई होती है, और ना उसके कॉन्शियस या उसके होश को गंवाने वाली होती है, बल्कि वो सिर्फ दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जिसको इस्तेमाल करके इंसान अपने रोज़मर्रा के काम में अच्छे से मशगूल रह सकता है। तो ये दोस्तों, एनाल्जेसिक मेडिसिन ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, और ये हर तरह के दर्द के लिए अलग अलग होती है। मैं आपको बताऊं कि जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसकी अगर हम मेडिकल साइंस की रोशनी में देखें तो बताया जाता है, एक्सपर्ट का कहना है कि सबसे डेंजरस जो दर्द है, सबसे डेंजरस यानी कि सबसे जो शिद्दत जिसको हम कह सकते हैं, शदीद दर्द जो है, सबसे ज़्यादा दर्द होता है जिन बीमारियों में या जिन प्रॉब्लम के अंदर, उनमें से है डेंटल प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, डेंटल प्रॉब्लम जितने भी दर्द बॉडी के अंदर होते हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा दर्दों में से एक दर्द है, जो कि बहुत ही डेंजरस दर्द माना जाता है सीवियरिटी के एतबार से। और साथ ही दोस्तों, मायोकार्डल इन्फाक्शन। जी हाँ दोस्तों, मायोकार्डल इन्फाक्शन यानी कि जो हार्ट की मसल्स है, उसके अंदर जो है ब्लॉकेज आ जाता है। इसमें हार्ट की वेन्स में, आर्टरीज में ब्लॉकेज,
जिसकी वजह से हार्ट आ जाता है, हम जिसको आम जुबान में हार्ट आना कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इसका जो पेन है, जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक का पेन या दर्द, ये बहुत ही सीवियरिटी वाला दर्द होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, ये भी उसी के अंदर शुमार किया जाता है। तो एक डेंटल पेन है, एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक का आने वाला पेन है। उसके साथ ही दोस्तों लेबर के वक्त का जो पेन है, यानी फीमेल्स को जब डिलीवरी होती है उस वक्त में होने वाला जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो भी बहुत ही शिद्दत वाला दर्द होता है, बहुत ही सीवियर दर्द होता है। तो इस तरह से दोस्तों दर्द क्यों है, कुछ कभी खबर ऐसे भी होते हैं। और एक जो शिद्दत में होने वाले दर्दों के अंदर दोस्तों एक्सीडेंटल वाला पेन भी होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी हादसे के अंदर, एक्सीडेंट वगैरह के अंदर जो होता है, या सर्जरी के दौरान जो है, हम देखते हैं कि इंसान कितना चिल्लाता है, चीखता है, तो यही वजह है कि वो दर्द बहुत ही सीवियर होता है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों जो मेडिकेशंस इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो अलग ग्रुप की होती है, वो एनाल्जेसिक ही होती है, लेकिन वो अलग ग्रुप की होती है। ऐसे वक्त में दर्द की दवाइयाँ एक हद तक दी जाती हैं, या फिर डॉक्टर अपने तजुर्बे के एतबार से उस पेशेंट को जो है एनेस्थेसिया की भी ज़रूरत उस पेशेंट को हो सकती है, या फिर कुछ और जैसे कि ऑपरेटिव प्रोसीजर की उसको ज़रूरत हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों उसकी सीवियरिटी के ऊपर, और उसके जो कंडीशन है पेशेंट की, उस पर डिपेंड करता है। मेरा मकसद सी यहाँ यही बताना था आपको कि दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, दर्द का अपना अपना एक अंदाज है, मोड़ है। उसके ऊपर में कभी किसी वक्त जो है क्लिप बनाकर बताऊंगा आपको कि जो पेन होता है बॉडी के अंदर वो किस किस्मों का होता है। कुछ पेन रेडिएटेड होते हैं, यानी जो एक जगह पेन होता है लेकिन दर्द किसी और जगह होता है, जैसे कि हम लोग किडनी स्टोन वाले पेशेंट में देखते हैं, अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में देखते हैं, कोलिसिस्टाइटिस वाले पेशेंट में देखते हैं, पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर देखते हैं कि दर्द जो रिफेड होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसी को हम लोग रिफेड पेन कहते हैं। तो दर्द एक अपना अंदाज लेके चलता है बॉडी के अंदर, तो इसी वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो अब हम ज़्यादा इसको ना बढ़ाते हुए बात को मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं एनाल्जेसिक मेडिसिन पे। तो ये तमाम बातें आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनाल्जेसिक मेडिसिन के अंदर दोस्तों वैसे तो बहुत सारे इसके जो ग्रुप बनाए गए हैं, लेकिन कॉमनली इसमें जो आती है जो मेडिसिन, जैसे कि एसिटामिनोफेन है, एस्पिरिन है, कॉक्स इनहिबिटर्स हैं, और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी जो NSAID से, जो कि मार्केट में बहुत कॉमन है, लोग अपने तौर से भी इसको काउंटर पर ले लेते, ख़रीद लेते हैं, जिसमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसी दवाइयाँ जैसे कि आइबुप्रोफेन वगैरह जो है लोग आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो ये सब दवाइयाँ पेन किलर दवाइयाँ होती हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि दिमाग के एतबार से, यानी ब्रेन के एतबार से जो एबनॉर्मिटी पैदा होती है, जिसको हम लोग नारकोटिक्स मेडिकेशंस कहते हैं, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टर के बगैर जो है मशवरे के, डॉक्टर के बगैर चिट्ठी के बिल्कुल नहीं मिलती, और जो लेना बहुत ही एहतियात के साथ होता है। ऐसी दवाइयों को हम लोग ओपियोइड्स या फिर नारकोटिक्स एनाल्जेसिक कहते हैं। उसका जो रोल है, चेंज द वे टू ब्रेन प्रेसियस पेन, जो ब्रेन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम, जैसे माइग्रेन को आप ले लो, इतना डेंजर दर्द होता है माइग्रेन का, तो ऐसे वक्त में इस नारकोटिक्स मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो उसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि नारकोटिक मेडिकेशंस जो हैं बहुत अलग अलग वक्त में यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका चूँकि डॉक्टर की विदाउट इजाज़त या प्रिस्क्रिप्शन के वो नहीं मिलता, उसमें भी एक वजह है, हिकमत है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जो एनाल्जेसिक मेडिसिन है वो हमारी नर्व्स को टर्न ऑफ नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत सारे वक्त में यूज़ की जाती हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो एनाल्जेसिक मेडिसिन है वो सर्जरी के वक्त, सर्जरी के बाद यूज़ की जाती है। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनको कभी दर्द हो जाए तो उसे वक्त में उनके लिए कुछ दवाइयाँ जो है तो कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जैसे कि कोई हादसा हो गया, इंजरी है, और कुछ
या फिर कुछ फ्रैक्चर बोन है या फिर सडन में कुछ शॉर्ट टर्म पेन है। और साथ ही दोस्तों फीमेल्स की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हर माह जो है यानी हर महीने जो है फीमेल्स को प्रॉब्लम रहती ही है। तो इसमें ये डिपेंड करता है, फीमेल अगर बहुत वीक है, कमज़ोर है, उसका एच बी लेवल कम है, तो ऐसे वक्त में उसको बहुत ही पेनफुल जो है मेंसेस होती हैं। तो ऐसे वक्त में मसल्स के अंदर जो है बहुत पेन होता है, या जो हम जिसको एब्डोमिनल जो है पेन कहते हैं, या फिर जो पेन उसमें होता है स्पाज़्मेटिक पेन ख़ास उसमें होता है। तो ऐसे वक्त में भी जो है एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। साथ ही क्रोनिक पेन अगर है तो उसमें भी एनाल्जेसिक का इस्तेमाल होता है। अर्थराइटिस के अंदर है, बैक एक प्रॉब्लम के अंदर यानी कमर दर्द वगैरह के अंदर भी जो है तो प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से जो एनाल्जेसिक मेडिसिन है उसके बहुत सारे जो है तो अलग अलग वक्त में इस्तेमालात होते हैं, उसके इंडिकेशंस होते हैं। तो मैंने इससे पहले जैसे कि आपको बताया इसके जो ग्रुप है अलग अलग, लेकिन कॉमनली इसके दो बड़े ग्रुप हैं। एक है एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक और दूसरा ओपियोइड्स यानी कि फिर जिनको हम लोग नारकोटिक्स कहते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वर्क बाय रेड्यूस इन्फ्लामेशन यानी कि जो स्वेलिंग आ जाती है उसको कम करने के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और साइड ऑफ द पेन जहाँ दर्द हो रहा है उसको दूर करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, एनाल्जेसिक का काम सिर्फ दर्द को दूर करना नहीं है, बल्कि दर्द से होने वाली स्वेलिंग या दर्द के साथ जो लगी स्वेलिंग है, जो रेडनेस आ जाती है, तो उसको भी दूर करने का काम यानी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है एनाल्जेसिक मेडिसिन। साथ में दोस्तों एस्पिरिन वगैरह है जो कि हार्ट वगैरह प्रॉब्लम में हमेशा आगे बताऊंगा आपको, ये बचाने का काम करती है। कॉक्स इनहिबिटर है। साथ ही दोस्तों ये मेडिसिन के इस्तेमाल से फीवर वगैरह अगर आया है बॉडी के अंदर तो वो भी कम हो जाता है। यानी एनाल्जेसिक मेडिसिन से फीवर भी कम होता है या फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों एनाल्जेसिक मेडिसिन बहुत सारे रोल अदा करती है। एनाल्जेसिक मेडिसिन का सही वक्त पर सही इस्तेमाल और सही एक्सपर्ट की निगरानी में अगर ले तो इंसान को मिनटों के अंदर उसका रिजल्ट दिखाई देता है। यही बात है कि एलोपैथी इस ज़माने की सबसे कामयाब और बेहतरीन पैथी मानी गई है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी पैथी गुजरी है या फिर जो भी लोग जिस पैथी को भी जो है तो यानी कि पसंद करते हैं, लेकिन एलोपैथी इस वक्त की इमरजेंसी इसलिए कहा गई है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट ही पेन को डायरेक्ट रिलीफ कर देती है, रोक देती है। और जो हमारे ब्रेन सिस्टम के अंदर जो पेन के सिस्टम है जहाँ से दर्द जो है तो यानी कि रुक सकता है, वो डायरेक्ट उसी मकाम पर जाकर असर करती है दवाइयाँ। तो ऐसे वक्त में ये असरदार दवाइयाँ कहा जाती है। ऐसा नहीं कि दूसरी पैथियों की दवाइयाँ काम नहीं करती है, बेशक वो भी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन एलोपैथी की दवाइयाँ इंस्टेंट रिलीफ के अंदर बहुत ही मशहूर है, फेमस है और इसीलिए मकबूल भी है, लोगों बहुत पसंद करते हैं इसको। तो इसी तरह से दोस्तों हम जान रहे हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं या एनाल्जेसिक मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे तो वो बहुत सारे गुण रखती है, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर का गुण रखती है, एंटीपायरेटिक का यानी कि बुखार को दूर करने का काम करती है और इंसान के लिए जो है एक सुकून दिलाने का काम करती है और उसके दर्द को दूर करने का काम करती है। बात करेंगे नारकोटिक्स के तो उसके भी कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँ नारकोटिक्स जो है चेंजिंग द ब्रेन परसेप्शन ऑफ पेन, तो ये इस तरह वर्क करती है जो नारकोटिक्स मेडिकेशंस होती हैं। उसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, कोडिन बहुत ही फेमस मेडिसिन है, लेकिन याद रहे दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको विदाउट डॉक्टर की सलाह से एक भी मेडिसिन नहीं लेना है। वैसे भी ये मेडिसिन आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। तो इसके अलावा फेंटोमी है, हाइड्रोकोडोन है और मेपिडसेनाइड है, मेथाडोन है, नेलोक्सोन है, ऑक्सीकोडोन है, ये सब इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये एनाल्जेसिक मेडिसिन किन किन फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है या अवेलेबल होती है। अब एनाल्जेसिक मेडिकेशंस की अगर हम अवेलेबल की बात करेंगे तो ये बहुत सारे अंदाज में जो है हमको मिलती है या फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम देख रहे हैं कि इसको जो कंडीशन के में हमको लेना है, जिस प्रॉब्लम के लिए हमको लेना है वो प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम जिस तरह के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जैसे कि
जिस तरह की तकलीफ हमको हो रही है उसके मुताबिक डॉक्टर हमको ट्रीटमेंट देते हैं। तो हर तरह के जो डॉक्टर होते हैं वो अपने अपने, जैसे कि मान लो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो भी दवाइयाँ देते हैं एनाल्जेसिक यानी पेन किलर। इसके अलावा दोस्तों डेंटिस्ट होते हैं यानी दांतों के डॉक्टर, वो भी दांतों के लिए यानी दर्द की दवाइयाँ या पेन किलर मेडिसिन वो भी देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जनरल मेडिसिन है, जो यानी जनरल डॉक्टर है, वो भी दवाइयाँ देते हैं पेन किलर मेडिसिन। तो इस तरह से चाहे न्यूरो फिजिशियन हो, चाहे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो, चाहे रूमेटोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई डेंटिस्ट हो, सभी डॉक्टर पेन किलर मेडिसिन देते ही हैं। पेन किलर या एनाल्जेसिक मेडिसिन वो देते हैं, लेकिन सबका अपना एक अंदाज होता है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को देखकर, हमारी अपनी तकलीफ को जानकर ही वो हमको दवाइयाँ देते हैं। तो जब वो दवाइयाँ देते हैं तो उसके अंदाज जो है होता है कि कुछ लोग, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, किसी के सर में दर्द होता है। अब ऐसे इंसान को इंस्टेंट अगर कोई रिलीफ चाहिए तो माउथ डिजोल्विंग की मेडिसिन इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी प्रैक्टिस में भी ऐसे ही करता हूँ। किसी को इंस्टेंट रिलीफ देना है, चाहे मुझ पर, अगर मुझे खुद पर, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कि मुझको भी अगर खुद को सर में दर्द हो रहा है तो मैं खुद जो माउथ डिजोल्विंग टैबलेट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमडी, वो टैबलेट के आगे लग जाता है, जैसे कि निसिप एमडी टैबलेट, निसिप एमडी, उसमें नीमू स्लाइड आता है, ये एमडी में भी मिल जाती है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो माउथ डिजोल्विंग होती है, जो चीवेबल होती है, उसको हम चूस सकते हैं, उसको हम जुबान पे रख दें तो वो बिल्कुल जो है पिघल जाती हैं, डिजोल्व हो जाती है। तो इस तरह से ये मेडिसिन जो आसानी से हम लोग के लिए टेस्टी भी होती है और हमारे को पेन रिलीफ भी देती है, पेन को रिलीफ कर देती है। इसके साथ ही हम लोग का जो वक्त भी जो है तो कम होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये काम कर रही होती है, हमारा वक्त बचा रही है। तो ऐसे वक्त में टंग डिज़ोल्व या माउथ डिज़ोल्व हम जिसको कह सकते हैं, ऐसी मेडिसिन भी होती है एनाल्जेसिक के अंदर। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि वक्त सिचुएशन बताता है, इसीलिए मैं बार बार कहते रहता हूँ कि अपने डॉक्टर की सलाह लें। अब बात करेंगे दोस्तों इंजेक्टेबल फॉर्म की। जी हाँ दोस्तों, एनाल्जेसिक दवाइयों के अंदर सबसे बेहतरीन रोल अगर इमरजेंसी में हम देखते हैं, यानी कि कोई इंसान को अगर इतना शिद्दत से दर्द हो रहा है, जैसे कि मैंने शिद्दत वाले दर्द के बारे में पहले बताया आप लोगों को, जैसे कि माइकोर्डियल इन्फाक्शन है, या फिर डेंटल से रिलेटेड कोई पेन है, या फिर जो एक्सीडेंटल या फिर कोई इंजरी वगैरह हो गई है, या फिर कोई लेबर पेन है, तो ऐसे वक्त के अंदर पेन को इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, पेन को बर्दाश्त करना उसके अपनी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। ऐसे वक्त में इंजेक्टेबल बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं। अब मैंने इससे पहले जो एग्जांपल आप लोगों को दिया, यानी टंग डिज़ोल्व हो या माउथ डिज़ोल्व हो, इंसान ये तभी लेगा ना जब कि वो हेल्दी है, वो अच्छा से विलिंग कर रहा है, हर चीज़ को खुद से तैयार हो रहा है हर चीज़ के लिए। लेकिन कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान ना खाने के मूड में रहता है और ना किसी चीज़ के ऑर्डर जो है कुछ काम करता है इस तरह का। तो ऐसे वक्त में इंजेक्टेबल बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इंजेक्टेबल फॉर्म की, तो एनाल्जेसिक मेडिसिन के लिए बहुत सारे इंजेक्टेबल होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं एनाल्जेसिक इंजेक्टेबल की। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, वैसे तो जो बहुत सारी अगर लिस्ट की मैं अगर बात करूँ, लेकिन हमारे पास जनरल प्रैक्टिस से लेकर आईसीयू लेवल तक के जो मैंने देखा, मेरा जो सफ़र हुआ, तो मैं देखता हूँ कि जो एनाल्जेसिक मेडिसिन है, जैसे कि मान लो कि ट्रेमाडोल है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के, हालांकि उसको सेडेटिव भी मानते हैं और नारकोटिक्स में भी इसको मानते हैं, यानी जो इसका जो ग्रुप है वो उसको जो है सेडेटिव माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये पेन किलर है ज़बरदस्त, जिसको आईएम भी दिया जाता है डॉक्टर द्वारा और इसको आईवी में भी दिया जाता है। लेकिन याद रहे, इसको आईवी पुश कभी नहीं किया जाता, बहुत डेंजरस इसके नुकसान हो सकते हैं। और वैसे भी इसका आईएम लेना और आईवी थ्रू रूट लेना भी आसान नहीं होता, वो डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी पे ही देते हैं। इसलिए मैं पहले भी कहा और अभी और कह रहा हूँ कि आपको इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेना है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बातें बताई जा रही है। तो दोस्तों
ये जब ऐसे सिचुएशन आ चुकी है, ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि पेशेंट को ना वो विलिंग है किसी तरह से अपने दर्द को दूर करने के लिए, तो ऐसे वक्त में इंजेक्टेबल बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं। इंजेक्टेबल ये सहारा हो जाता है उस इंसान के दर्द को दूर करने के लिए। तो ऐसे वक्त में बटक पर या फिर आर्म्स पर या फिर इंजेक्शन के ज़रिए, मतलब सलाइन के ज़रिए से इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ऐसे वक्त में मिनटों के अंदर दर्दों को दूर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा, आप लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे इंसान परेशान होते हैं और उनको एक इंजेक्शन ले लिए तो फिर उनको काफ़ी फ़र्क हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है और उनका दर्द जो है दूर हो जाता है। तो इस तरह से इंजेक्शन भी एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, जैसे कि डाइक्लोफिनेक भी बहुत ही फेमस और मशहूर इंजेक्शन है जिसके बारे में हम जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे कि हर इंसान पे हर इंजेक्शन सूट नहीं होता। रोज़मर्रा हमारी ओपीडी के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा डेंजरस रिएक्शन आ जाता है। तो इस तरह से हमेशा एक्सपर्ट की निगरानी में रखें अपने आप को और डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट करें। तो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन भी जो है दर्द के लिए दिए जाते हैं इंजेक्शन। और उसके अलावा दोस्तों स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल तो दर्द के लिए किया जाता है, लेकिन हम लोग यह बात कर रहे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉइड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, NSAIDs जिसको हम कहते हैं, ऐसी दवाइयों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दर्द को दूर करने के लिए तो वैसे दूसरे बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया, आयुर्वेदिक में, यूनानी में भी है, होम्योपैथिक में भी है, बट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एलोपैथी मेडिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे और वो था इंजेक्शन के बारे में। तो अभी हमने ये जाना। इसके अलावा दोस्तों नेज़ल स्प्रे हैं। कई ऐसे दर्द होते हैं जिसमें नेज़ल स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो एनाल्जेसिक मेडिसिन है उसको नेज़ल स्प्रे के ज़रिए जो है तो यूज़ किया जाता है। अब कुछ दवाई ऐसी जो दोस्तों स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है, जैसे कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जो दर्द के लिए जो लोग, जैसे कि अभी डॉक्टर ऑर्थो है या फिर ऐसे कुछ ऑइंटमेंट हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो फेमस है, बोलने का मतलब कि जो दर्द को दूर करने के लिए लोग लगाते हैं, स्वेलिंग के लिए लगाते हैं, चोट मोट स्प्रेन्स वगैरह स्ट्रेंस वगैरह के लिए लोग लगाते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर। यानी कि सर में दर्द हो तो सर के पास लगाते हैं, पैरों में दर्द हो या बैक पेन हो। तो ऐसे में जो इस्तेमाल इसका किया जा रहा है एनाल्जेसिक मेडिसिन का, तो ये है पैचेस ऑन स्किन, जो हम स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। और इसको लगाने से जो है दर्द दूर होता है। और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारे रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि ऐसे में जो अप्लाई करने वाले एनाल्जेसिक मेडिसिन है, तो उसके अप्लाई करने से दर्द जो है दोस्तों तो वो तो दूर होता ही है, लेकिन जो स्वेलिंग आ गई है उसको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मैंने देखा कि वो इस तरह का ऑइंटमेंट देते हैं जिससे स्वेलिंग वगैरह दूर हो जाती है। तो इसके साथ में डाइक्लोफिनेक के साथ में दूसरे कुछ और कंटेंट भी होता है, मेंथोल वगैरह का यूज़ किया जाता है, लिंसीड ऑयल का यूज़ किया जाता है। वैसे इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी इन दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैं आगे आपको इसके ताल्लुक से तमाम चीज़ें आपको बताने वाला ही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो है लोकल एप्लीकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आगे इसके फॉर्म में, यानी किस फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर है पिल्स, कैप्सूल्स और जिसको हम टैबलेट कह सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग अंदाज है, ये तो बहुत ही फेमस है। जी हाँ दोस्तों, हम मेडिसिन के ताल्लुक से जानते हैं, दर्द की दवाइयों के बारे में जानते हैं हम लोग कि ये तो अलग अलग फॉर्म में आती हैं। किसी ने देखा होगा इंजेक्शन फॉर्म में, किसी ने देखा होगा यानी क्रीम ऑइंटमेंट के फॉर्म में, तो किसी ने देखा होगा कैप्सूल के फॉर्म में, किसी ने देखा होगा टैबलेट पिल्स के फॉर्म में। तो दोस्तों पिल्स के फॉर्म में, टैबलेट के, कैप्सूल के फॉर्म में भी ये दवाइयाँ आती है, दर्द की दवाइयाँ या एनाल्जेसिक मेडिसिन, जो कि अलग अलग कंटेन में आती है। तो अब बात करेंगे दोस्तों इसके कंटेन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये हम किस फॉर्म में इसको ले रहे हैं, उसमें एक लास्ट पॉइंट बता दूं, पाउडर फॉर्म में भी आता है। जी हाँ दोस्तों, एनाल्जेसिक मेडिसिन पाउडर फॉर्म में भी आती है, जिसको अलग अलग अंदाज में लिया जाता है और सिचुएशन कंडीशन डिपेंड करता है कि किस अंदाज में हमको लेना है, किस सिचुएशन में हमको लेना है और कितना लेना है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो खैर ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो अब तक हम लोगों ने जाना इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसमें टंग डिजॉल्व है और इसके अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म में है, नेज़ल स्प्रे में है
और अप्लाई करने वाला क्रीम ऑइंटमेंट्स वगैरह में है, कैप्सूल्स में है, टैबलेट्स में है, पाउडर्स में है। अब मैं आपको बात कर रहा था दोस्तों इसके पिल्स टैबलेट के बारे में। तो इसके ताल्लुक से मैं बात बता दूं कि इसका जो है मैक्सिमम जो इस्तेमाल है तो वैसे सिंगुलर फॉर्म में भी किया जाता है या मल्टीपल जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक से ज़ायद कंटेन जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वैसा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग इस्तेमाल जो है डॉक्टर करवाते हैं पेशेंट को, तो और इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो उससे दोस्तों अब तक आप लोग देख रहे हो तो आई होप को आपको तमाम बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी और ज़रूर आप अच्छे से समझते जाए, क्योंकि मैं आपको दर्द से राहत दिलाने वाली दवाइयाँ यानी कि पेन किलर, दर्द निवारक दवाइयों के ना किसी भी इस्तेमाल या उनके तरीके बता रहा हूँ या फिर ना तो सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, बल्कि मैं चाहूँगा कि इसके रिस्क के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आप ज़रूर जान लें। जी हाँ दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन या एनाल्जेसिक या पेन किलर दवाइयों के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ हैं कि इसको लेने से किडनियाँ ख़राब हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बेशक आप जो लोग सुनते हो ये सारे बातें आपने सही सुना है, लेकिन क्या सभी लोगों का इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है? क्या सभी लोगों को पेन किलर दवाइयाँ लेने से उनकी किडनी ख़राब हो जाती है, उनका लीवर ख़राब हो जाता है? ऐसा नहीं है। कैसा है कि जिस वक्त हम अपने डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, डॉक्टर एक मुद्दत तक, एक वक्त तक वो चीज़ को हमको देते हैं, उसके बाद हमको वो रोक देते हैं या चेंज कर देते हैं, तो उसमें हिकमत होती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि कभी कभी सर्जरी के बाद इतनी सारी दवाइयाँ और इतने लॉन्ग टाइम तक की दी जाती है, और कभी कभार जो है हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वुंड है, कुछ ज़ख़म है जो हील ही नहीं हो रहा है, उसके लिए भी डॉक्टर इस तरह की दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हो या फिर जिसको एनाल्जेसिक कहते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बताया एंटी इन्फ्लामेटरी का भी रोल अदा करता है, यानी इन्फ्लामेशन को दूर करने का काम करता है और वुंड हीलिंग के अंदर भी बेहतरीन काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ में एंटीबायोटिक मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि डेंजर से डेंजर वुंड या ज़ख़म या जो घाव बन जाते हैं तो उसको हीलिंग के अंदर बहुत अच्छा काम करती है एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ, एनाल्जेसिक दवाइयाँ। तो ऐसे वक्त के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े ज़ख़म के लिए डॉक्टर तो महीनों महीनों जो होते हैं इसकी मेडिसिन देते हैं। तो क्या इससे किडनियाँ ख़राब हो जाते हैं? नहीं, बल्कि सिचुएशन और वो जो कंडीशन होती है डॉक्टर उसके मुताबिक मेडिसिन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि डॉक्टर जो है पेशेंट की तबीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक इंसान एक दूसरे इंसान की दोस्ती से, जैसे कहावत है ना, कहा जाता है ना कि दोस्त दोस्त के मज़हब से होता है, एक मशहूर कहावत है। यानी एक इंसान किसी से संबंध रखता है या उससे क्लोज दोस्ती में है तो उसकी हर आदतों से वाकिफ़ होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह इंसान की सोबत है वो उसके अच्छाई को, उसके बुराई को, उसके गुस्से को, उसको कौन सी बात से गुस्सा आता है और उसको कौन सी बात की खुशी होती है, कौन सी बात उसको पसंद है, कौन सी बात उसको नापसंद है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होता है। तो ये वाकिफ़ियत क्यों होती है? क्योंकि उसके साथ उतनी निस्बत है, उससे उतनी करीबी है। तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान जब अपने दोस्त की तमाम खूबियों को जानता है और उसकी ख़मियों को भी जानता है, उसकी कमज़ोरी को भी जानता है, इसी तरह से दोस्तों एक तबीब, एक डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट या अपने मरीज़ के ताल्लुक से हमेशा जो है बहुत कुछ जानता है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस भी हैं कि हम लोग को बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाती है अगर जितना प्रैक्टिस में वक्त डालते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जितने अपने आप को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक चेंजेस डॉक्टर में आते हैं और वक्तों के साथ वक्त के गुजरते डॉक्टर को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि डॉक्टर ऐसा वक्त उसकी ज़िंदगी में आ जाता है कि वो अपने तजुर्बे के बेस पे, याद रखें मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, उस बात पे ध्यान रखें, अपने तजुर्बे के बेस पर डॉक्टर सामने वाले को देखकर कहता है आपको ये प्रॉब्लम है। लोग उसको ज्योतिष समझते, जादू समझते, अरे ये तो चमत्कार है, ये तो डॉक्टर बहुत ऐसे हैं वैसे हैं कि ये देखकर, शक्ल देखकर ही जो है बीमारी पहचान लेते हैं, इस तरह की बातें लोग करते हैं। दोस्तों ये कोई कमाल नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि अपने डॉक्टर का अपना एक आर्ट है, उनकी मेहनत है, उनका स्ट्रगल है कि उन लोगों ने इतनी मेहनत उस पर की है। इसीलिए मैं ये इतना लंबा एग्जाम्पल आपको क्यों दे दिया, ये इसलिए दिया कि मैं आप लोगों को इस बात पे ट्रस्ट हो, इस बात से आपको यकीन आए आपके पास कि आपको अपने डॉक्टर पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मिजाज एक इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसान की अपनी तबीयत
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आप अपने हमेशा में कितने भी जितने क्लिप मैं और डॉक्टर रूबल कौर मैडम बनाते हैं उसमें इस बात को बार बार कहते हैं कि देखिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ख़ास मेरी कोशिश के ज़रिए होती है दोस्तों, मैं ये बातों को बोल रहा हूँ, आप इसमें जो है लगे रहें। अभी हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, मैं कुछ बातें आपको बहुत कीमती बातें इसलिए बीच में बोलने जा रहा हूँ, आप इसको सुन ले क्योंकि टॉपिक अभी बहुत सारा बाकी है। इसलिए आज आप एनाल्जेसिक दवाइयों के बारे में आई होप कि अच्छे से समझने वाले, पूरा अच्छे से मैं तकरीबन चीज़ आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग जो बार बार कहते रहते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, और मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको लेकर एक सही जगह पर जाए। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर होते हैं ना वो ये तमाम मेडिसिन के ऊपर बहुत अच्छा आर्ट रखते हैं और बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं इन तमाम चीज़ों को। और वो लोग जानते हैं इन चीज़ों को कि ये दवाई देने के बाद क्या इसका अंदर एक्शन होगा, इसका क्या रोल है इस दवाइयों का। इसीलिए बहुत बड़ा डॉक्टर के लिए चैलेंज होता है। इसीलिए अपने आप को जो है हम सही जगह जो है तो ले जाए, सही जगह ट्रीटमेंट करें, तो इस तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ये बात मैं जरा बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि दवाई लेने से क्या होता है, ये होता है। जब तक हम लोग सही एक्सपर्ट की निगरानी दवा ले रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर मान लो फर्ज करो कि कोई नुकसान भी अगर हो तो डॉक्टर उसको बहुत जल्द से जो है जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग देखते हैं कवर कर भी लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको बिल्कुल जो है इस ताल्लुक से बेफिक्र रहना चाहिए कि दवाइयों का कोई वो होता है। अब बात कर रहे थे हम लोग दवाइयों, जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइड इफेक्ट वैसा कि एंटी इन्फ्लामेटरी जो एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है जनरली वो सेफ होती है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक या बहुत ज़्यादा तादाद में अगर उसका डोज ले लिया जाए, बहुत सारे लोग जो हैं एक सुसाइड के तौर पर, बहुत सारे लोग जो हैं तो अपने का यानी कि एक अलग अंदाज में जो है बहुत सारा बड़ा डोज उसका ले लेते हैं, तो ऐसे वक्त में कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि किडनी डैमेज होना और इंटरनल ऑर्गन्स जो है खासकर वो डैमेज होने के में चांसेस होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में किडनी, लीवर, इस तरह के ऑर्गन्स जो है दोस्तों प्रॉब्लम आ सकते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों हाइपर सेंसिटिविटी, एनाल्जेसिक मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिविटी या रिएक्शन वगैरह का डर, एलर्जिक रिएक्शन का डर होता है। और साथ ही दोस्तों नौशिया, वोमिटिंग, स्टमक अपसेट और डिफनेस जिसको हम कह सकते हैं, यानी कान के अंदर बहरापन, साथ ही स्टमक अल्सर। या दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो लोग लॉन्ग टाइम तक एनाल्जेसिक या पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं उनको स्टमक में अल्सर होने के चांस बहुत होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और साथ ही ट्रबल फॉर्मिंग क्लॉट्स इन द ब्लड, ये भी उसका एक अपना एक नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ये हुए। अब मैं दोस्तों आपको बहुत ही अहम चीज़, जितने भी एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं उनके ताल्लुक से अहम जानकारी दे रहा हूँ। वो जानकारी देने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दवाइयों के कुछ कॉम्बिनेशन भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दवाइयों की भी क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूंगा तो कॉम्बिनेशन वही बता रहा हूँ जो कि मार्केट में चल रही है आजकल। जैसे कि मान लो जो अभी मार्केट में चल रही वही मैं आपको एनाल्जेसिक या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एनएसआईडीज जो है बता रहा हूँ, जो बहुत फेमस है। जैसे कि एसिक्लोफिनेक के साथ में पैरासीटामोल। जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन है। इसमें एसिक्लोफिनेक 50 mg, पैरासीटामोल 125 mg। ये जो कॉम्बिनेशन है जो मैंने mg में इसका डोज बताया, ये एक्चुअली सस्पेंशन में आता है। बच्चों में, छोटे बच्चों में आमतौर से ये दवाई दी जाती है। साथ ही दोस्तों एसिक्लोफिनेक के साथ पैरासीटामोल अडल्ट में, बड़ों में भी दिया जाता है। और उसके साथ में सेरेडेपेप्टिडेस, ये टैबलेट के फॉर्म में या फिर कोई कंपनी कैप्सूल के फॉर्म में बनाती है। एसिक्लोफिनेक के साथ में, एसिक्लोफिनेक फिलवक्त में बहुत ही बेहतरीन एनाल्जेसिक माना जाता है और बहुत ही असरदार भी है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पैरेटिक का और एंटी स्विलिंग का या फिर जो
पेन का कम कर यानी स्वेलिंग को कम करने वाला और पेन को दूर करने वाला रोल अदा करता है एसिक्लोफिनेक। तो एसिक्लोफिनेक के साथ पैरासीटामोल और क्लोरजोक्साजोन ये अगर देते हैं तो मस्कुलर पेन में इसका ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मस्कुलर पेन के अंदर एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, क्लोरजोक्साजोन इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन से मस्कुलर पेन में काफ़ी राहत मिल जाती है। जिन लोगों का बदन दर्द होता है, शिद्दत से तकलीफ़ होती है, तो ऐसे वक्त में इन लोगों को इस तरह की दवाइयाँ यानी कॉम्बिनेशन वाली एनाल्जेसिक दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ ही दोस्तों नीमोसिलाइड भी एक एनाल्जेसिक दवा है, मैंने आपको पहले इससे पहले बता दिया। पैरासीटामोल के साथ इसका भी कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बहुत सारी सिचुएशन में इंडिकेशंस इसके हैं, जैसे कि सर में दर्द रहना, दांतों में दर्द रहना, एक्सीडेंटल जो यानी कि सर्जरी के बाद जो है जो दर्द होते हैं उसके अंदर, मेंसेस प्रॉब्लम के अंदर। लेकिन ये नीमोसिलाइड जो है, एक्सपर्ट का मानना है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों में इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। अब रही बात पैरासीटामोल की, तो ये भी इसके अंदर मौजूद होता है। मैं फ़िलहाल में दोस्तों आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलर हर दवा के बारे में मैं इन शॉर्ट आपको आगे जानकारी देने ही वाला हूँ, इसलिए आप इस क्लिप को अच्छे से ध्यान के साथ देखते जाए। आई होप को आपको अब तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, सीखने को भी मिला होगा। ये सीखते सीखते मेरी इस क्लिप को अगर लाइक कर देंगे तो दोस्तों मैं समझ लूँगा कि आपको बहुत पसंद आई, और इस तरह के कंटेंट हम और बनाएंगे, एंटी एलर्जिक पे बनाएंगे और दूसरी दवाइयों पे बनाएंगे, यानी हर हर ग्रुप पे हम लोग जो है, तो ये आसान अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसलिए आसान ज़ुबान में बात कर रहा हूँ ताकि हर इंसान को ये बातें समझ में आए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि नीमोसिलाइड, एक्सपर्ट का मानना है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इसको नहीं देना चाहिए। वैसा भी नीमोसिलाइड के मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में कहता हूँ कई पेशेंट है जो सेंसिटिव है, यानी इनसे एलर्जी उनको होती है, यानी इससे एलर्जी है या फिर उनको रिएक्शन आता है, जिसको हम लोग जो है तो एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से मैं पहले कह रहा था ना कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमको आसान लगती ही तो है, लेकिन वो सेफ़ नहीं होती है, वो हमको रिएक्शन कर जाती है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में लिया करें। और साथ ही दोस्तों डाइक्लोफिनेक के साथ पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन भी होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डाइक्लोफिनेक पोटेशियम 50 mg, साथ में पैरासीटामोल 325 mg 325। तो इस तरह से डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल के साथ का कॉम्बिनेशन है, दर्द के अंदर दिया जाता है। और मेरी नज़र में देखा मैंने कि ये जो ज़्यादातर जो रूरल एरिया है, जहाँ जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा लोग जो है तो पसंद भी करते हैं। तो इस तरह से, लेकिन ये डाइक्लोफिनेक जो है बहुत सारे पेशेंट को इससे भी एलर्जी होती है और उनको ये नहीं चलता। तो ऐसे वक्त में भी जो है ये कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो डाइक्लोफिनेक के साथ में डाइक्लोफिनेक पोटेशियम के साथ में पैरासीटामोल अभी तक तो हमने देखे, लेकिन साथ में सेरेटोपेप्टिडेज। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको देखा डेंटल से रिलेटेड जो पेन होता है। जी हाँ दोस्तों, डेंटिस्ट लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं, यानी दांतों के दर्द में, दांतों के अंदर आई प्रॉब्लम जो है, स्वेलिंग वगैरह के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल का बहुत अच्छा रोल है पेप्टिडेज के साथ, जो कि स्वेलिंग वगैरह भी कम करने में काम करता है। जैसे कि ऊपर दोस्तों हमने एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल के साथ में क्लोरडोसाजोन का रोल सुने थे या कॉम्बिनेशन देखे थे ना, तो अभी इसके साथ में डाइक्लोफिनेक और तो दोस्तों अब तक हमने जो डाइक्लोफिनेक के साथ में जो कॉम्बिनेशन देखे थे, तो वो पैरासीटामोल का देखे, अभी जो सेरेटोपेप्टिडेज का भी देख लिए, और अभी जो कॉम्बिनेशन है मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्लोरडोसाजोन। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें डाइक्लोफिनेक 50 mg, पैरासीटामोल 325 mg, क्लोरडोसाजोन 250 mg का ये होता है। हर कंपनी का अपना एक अंदाज होता है, कोई कम कोई ज़्यादा भी कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, क्लोरडोसाजोन ये मस्कुलर पेन वगैरह और इस तरह से बहुत सारी कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है।
साथ ही दोस्तों डाइक्लोफिनेक पोटेशियम 50 mg विद सेरेटोपेप्टिडेस 10 mg, इस तरह का भी कॉम्बिनेशन मार्केट में होता है। साथ में दोस्तों मेफेनेमिक एसिड विद पैरासीटामॉल। दोस्तों मेफेनेमिक के बारे में बताऊंगा, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बच्चों में भी बहुत यूज़ होता है, इसमें सस्पेंशन वगैरह आती है और बड़ों में भी टैबलेट वगैरह आती है। तो मेफेनेमिक और पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन सस्पेंशन में और टैबलेट फॉर्म में आता है। और दोस्तों रही बात अब पैरासीटामॉल की, तो पैरासीटामॉल भी आता है। पैरासीटामॉल जो है तो एसिटामिनोफेन के बारे में मैं आपको बताऊं, वैसे तो इसकी डिटेल हम लोग आगे जानने ही वाले हैं, लेकिन एसिटामिनोफेन या पैरासीटामॉल ये ड्रॉप में भी होते हैं और सस्पेंशन में भी होते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी होते हैं, और आपको बता दूं पैरासीटामॉल का इंजेक्शन भी होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमने इमरजेंसी में आईसीयू में देखा कि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा, यानी जो भी सिचुएशन आ जाती थी पेशेंट के हाइपर, अगर उसको पैरेक्सिया है या फिर उसको फीवर है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे वक्त में हम लोग जो है पैरासीटामॉल का आईवी इन्फ्यूज़न जो होता है उसको यूज़ करते थे। तो ऐसे वक्त में जो सिचुएशन आ जाती है तो इटोरिकोजिब, जी हाँ दोस्तों, इटोरिकोजिब ये एक ऐसा कंटेन है जो मस्कुलर पेन के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेन होता है। और ज़्यादातर मैंने देखा कि इसको सिंगली यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ में थीकोकॉर्टिसॉइड्स वगैरह के भी कंटेन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर इसको सिंगल यूज़ करने पसंद करते हैं। मिथिल प्रेडनिसोलोन, ये तो स्टेरॉइड्स में आ जाएगा। साथ ही दोस्तों डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामॉल और साथ में इस तरह के और दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ में भी आता है। और कभी कभार तो अजीब अजीब कॉम्बिनेशन देखने में आते हैं, जैसे कि कोई मल्टीविटामिन भी इसके साथ जोड़ देता है। तो सब कंपनी जो है अपने अपने अंदाज में होती है। देखिए, जिस तरह की अपने एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं, हर इंसान का अपना माइंड है, दिमाग है, सबका अपना अपना जहन है, और हर इंसान अपना तजुर्बे के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला रहा है, गुजार रहा है, और अपने से जो है तो लोगों को बता भी रहा है। तो ऐसे वक्त में कुछ लोगों ने ऐसी दवाइयाँ भी बनाने वाले एक्सपर्ट ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिए। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो बैन हो गए। तो ऐसे में क्योंकि उनसे क्या हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, उससे लोगों को तकलीफ़ हुई, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दी। उस पर पाबंदी है कि वो अब इस तरह से जो है तो मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन मार्केट में नहीं मिलते, या फिर जो लोग इलीगली उसको कर रहे हैं तो उन पर जो है तो इलीगल उनको माना जाता है। तो और वो गलत भी है क्योंकि लोगों को तकलीफ़ हुई है उससे। तो इस तरह से इस बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन मतलब उसमें बंद हो गए। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझने जा रहे हो, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एनाल जैसी जितनी भी दवाइयाँ हैं उन तमाम दवाओं को मैं पर्सनली एक एक दवा के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ अहम बातें आम जुबान में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इटोरिकोजिब के बारे में। तो ऑपरेशन का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, दांतों का दर्द, कमर का दर्द, सर दर्द, इसमें इटोरकोजिम का जो है तो इस्तेमाल होता है। अब रही बात डाइक्लोफिनेक की, डाइक्लोफिनेक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी दोस्तों आप लोगों को, और इसके ऊपर मैंने बहुत दिन पहले क्लिप बना दिया डाइक्लोफिनेक के ताल्लुक से, उसमें डिटेल बताया डाइक्लोफिनेक कैसा असर करता है, उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बताया, डीप बताया बहुत। तो वो क्लिप को आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप ज़रूर देखना उसको। इन शॉर्ट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि डाइक्लोफिनेक गठिया, माइग्रेन का दर्द, सर दर्द, गॉल ब्लैडर में पथरी, उसके दर्द में जो है डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल बहुत असरदार होता है। इससे डाइक्लोफिनेक को पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है ना उसमें भी लिया जाता है, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि दोस्तों स्पाज्मोटिक पेन का होना वो एक अलग कंडीशन होती है। दूसरे पेन को मैंने जो थोड़ा सा आपको इंट्रो कराया था ना शुरुआत में कि पेन का भी एक अपना मोड होता है, पेन को भी समझ कर जो है तो दवाई दी जाती है, इसलिए हर दवा को हम हर वक्त नहीं ले सकते, उसका भी अपना इस्तेमाल का एक बेहतरीन तरीका होता है। अब है दोस्तों पैरासीटामॉल और कोडिन। तो पैरासीटामॉल की मैं अभी बात की आपसे कि पैरासीटामॉल हम तो मानते हैं कि बहुत ही सेफ मेडिसिन है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरे पास दो पेशेंट हैं जिनको पैरासीटामॉल से एलर्जी है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, कभी भी किसी को भी किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, कोई भी इंसान अजीब सेंसिटिव होता है।
तो पैरासीटामॉल के बारे में आपको बता दूं, पैरासीटामॉल सेफ मेडिसिन तो है, लेकिन हम हर कंडीशन हर पेशेंट की अलग अलग हुआ करती है। और पैरासीटामॉल का जो डोज है वो एटलीस्ट 1 ग्राम जो है वो हम लोग इंजेक्शन फॉर्म में दे देते हैं। बहुत ज़्यादा शिद्दत से, यानी कि बहुत ज़्यादा फीवर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा तो उस वक्त में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हम लोग दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं, एक तो उसको स्पंजिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम तक उसकी स्पंजिंग करेंगे। और उसको हम सेकंडली क्या करते हैं, आईसीयू लेवल की बात बता रहा हूँ, उसको हम लोग पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न लगा देते हैं। वो इन्फ्यूज़न 1 ग्राम का आता है। तो ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि 1 ग्राम से ज़्यादा तो किसी को हमने दिए नहीं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में, जो मैंने एक ऑथेंटिक किताब में पढ़ा, कि 4 ग्राम तक हम लोग इसकी कैपेसिटी 24 आवर्स के अंदर होती है। इससे ज़्यादा हम देंगे तो लीवर डैमेज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल के बारे में ये बात याद रखें। पैरासीटामोल एक बेहतरीन एक एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक, एंटीपैरेटिक और पेन किलर और एनाल्जेसिक, और साथ ही एंटी इन्फ्लामेटरी रोल अदा करने वाला एक बेहतरीन कंटेन है। और ये बच्चों में भी सेफ़ है, जो कि अभी देख रहे हैं हम आप लोग के पैसीमोल नाम से जो एसिटामिनोफेन वगैरह कंटेन का आ रहा है ड्रॉप, तो बच्चों में भी हम लोग देते हैं। तो स्पंजिंग के साथ में इसको दिया जाता है। तो पैरासीटामोल और कोडीन की अगर बात करें तो ऑपरेशन के बाद का दर्द है, पीठ का दर्द है, गठिया का दर्द है, और इसमें जो पैरासीटामोल है वह और कोडीन है उसको दोनों को एक साथ देते हैं। अब रही बात एस्पिरिन के दोस्तों, एस्पिरिन का भी इस्तेमाल जो है हार्ट के प्रॉब्लम से बचने के लिए होता है। यानी हार्ट की प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं होती, इसी वजह से इसको किसी भी दर्द में ले सकते हैं लोग। लेकिन इसमें जो है एक प्रॉब्लम ये है कि कैंसर निरोधी तत्व भी इसमें मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती है, कहीं ना कहीं फ़ायदा तो कहीं ना कहीं एहतियात हमको करना बहुत ज़रूरी होता है। अब है आइबुप्रोफिन के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। मांसपेशियाँ और दांत के दर्द, मोच आने और लचक जाने से होने वाले दर्द में आइबुप्रोफिन लेना बहुत बेहतरीन साबित होता है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। और आप जान लेते दोस्तों हम ऑक्सीकोडोन और पैरासीटामोल। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन के बाद का दर्द, पीठ में दर्द तेज होने पर जो ऑक्सीकोडोन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है, इनको ले लिया जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। केट्रोलॉग के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, डेंटिस्ट लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको। तेज़ दर्द में केट्रोलॉग 10 मिलीग्राम खाने से थोड़ी राहत मिलती है। और ये पथरी वाले दर्द या पीठ दर्द में बेहद असरदार साबित होता है। और मैं आपको बता दूं, केट्रोलॉग डेंटिस्ट लोग भी बहुत यूज़ करते हैं। और इसकी खास बात, डेंटिस्ट लोगों को मैंने देखा कि वो लोग इसको औदर या दूसरी दवाइयों के हमरा, दूसरी एनाल्जेसिक दवाइयों के साथ में देते हैं। जी हाँ दोस्तों, केट्रोलॉग एक बेहतरीन एक एनाल्जेसिक दवा है। पैरोक्सिकम की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये खेल कूद के दौरान लगी चोट है, गोल्फर्स एल्बो है, गठिया है, मोच, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द टेनिस में जो बेहद प्रभावी है। वही ल्यूमेरोकॉक्सी 400 मिलीग्राम जोड़ों के दर्द से राहत पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और पेथाडीन 100 ग्राम मिलेकर इंजेक्शन सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में राहत पहुंचा देता है। तो इससे क्या बनता है दोस्तों, इंजेक्शन भी होता है इसका। तो इन दवाइयों का दवाइयों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत लेने पर ही लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे मैंने इससे पहले बता दिया। तो इस तरह से दोस्तों, इन शॉर्ट कुछ दवाइयों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी दवाइयाँ एनाल्जेसिक है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अभी इसमें मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा ट्रामाडोल के ताल्लुक से। जी हाँ दोस्तों, ट्रामाडोल जो कि इस वक्त में बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ट्रामाडोल के क्या यूजेस है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है उसके ताल्लुक से भी। और कुछ सवालात ट्रामाडोल के ताल्लुक से भी जो लोगों के जहनों में आते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रामाडोल जो है हाइड्रोक्लोराइड 50 mg इंजेक्शन, एक दर्द निवारक दवा है। इसका इस्तेमाल जो है लगातार और मीडियम और पुराने पुराने जो गंभीर दर्द है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो रही बात दोस्तों अब इसका ट्रामाडोल के इंट्रोडक्शन का हम करेंगे, तो 50 mg का इंजेक्शन को भी आमतौर पर जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको यूज़ करते हैं।
ये दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह में लेना चाहिए, घर पे हम कभी नहीं ले सकते। डोज, इलाज, समय इस बात पर बहुत डिपेंड है कि इसके लिए ले रहे, ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह ले रहे, क्यों ले रहे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस दवा में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मिल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मछली आना, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं नौशिया। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, बहुत ज़्यादा इसके सेंसिटिव होते हैं लोग, यानी कि इसकी वजह से नौशिया, वोमिटिंग, इसका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेमेडोल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका बहुत मशहूर एक ब्रांड है, अल्ट्रासेट सेमी नाम की टैबलेट है। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासेट सेमी आती है, अल्ट्रासेट एक प्लेन भी आती है, सेमी मतलब वो छोटी आती है, कम पावर की होती है। कब्ज इसकी वजह से हो सकता है साइड इफेक्ट में, ट्राइमाडोल की वजह से, यानी कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, ड्राइनेस ऑफ माउथ, यस, यानी कि मुंह का सूखना, स्लीप या जो नींद है हमारी वो डिस्टर्ब हो सकती है किसी तरह से। साथ ही दोस्तों चक्कर का आना। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है ट्रामाडोल या फिर टैबलेट, इसकी वजह से ये सब साइड इफ़ेक्ट में भी हो सकते हैं, जिसमें से हम लोग ने अभी तक जाना, नौशिया, कब्ज बना रहना, मुंह सूखना, चक्कर आना, उल्टी, इनमें से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इस तरह की कोई अगर लक्षण नहीं दिखते तो हमको डॉक्टर को फ़ौरन बताने की बहुत ज़रूरत होती है। और कुछ लोगों में एहतियात बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि मान लो कि कोई प्रेगनेंसी के अंदर इसको ले रहा है, तो उसमें बहुत ही एहतियात, डॉक्टर की सलाह के बगैर तो वैसे तो लेना है ही नहीं। लेकिन ऐसे में भी जो है तो जैसा बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि वो बताने के लिए आते हैं ओपीडी में, और प्रॉपर हिस्ट्री नहीं बोलते, यानी प्रेगनेंसी शुरुआत की अगर जो है वो होती है तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसे वक्त में प्रेगनेंसी में जो है हम लोग को बोल देना चाहिए कि पेशेंट को जो है प्रेगनेंसी है, यानी पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो इस तरह से पहले बोल देना। तो दोस्तों, ये मैं ट्रामाडोल के ताल्लुक से आपको बहुत ही अहम बातें बता रहा हूँ। तो ट्रामाडोल को आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि इसका रिज़ल्ट मैं देखता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है, लेकिन हम लोग को इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, इसके बारे में हमको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट थे मैंने आपको बताया। और ट्रामाडोल के ताल्लुक से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये एक ओपियोइड जो एनाल्जेसिक दर्द देने वाला है, नारकोटिक्स में आता है ये। अभी तो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि इसको यानी कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के तो ये नहीं मिल रहा है, और एक्सपर्ट जो लोग हैं उनके ही जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें ही इसको जो है तो लिया जाता है। इसमें कुछ सावधानी बरतना होती है, अल्कोहल के साथ यानी शराब के साथ इसको लेना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और प्रेगनेंसी में लेने से पहले जो है तो इसकी बहुत एहतियात करना पड़ता है, डॉक्टर की सलाह लेना पड़ता है। और कोई जो डॉक्टर की सलाह में हमको उसमें भी लेना है, और डॉक्टर की सलाह उस वक्त भी लेना है जबकि बच्चे फीडिंग कर रहे हैं, यानी कि दूध अगर पी रहा है बच्चा, माँ अगर दूध पिलाती है बच्चे को, ब्रीस्ट फीडिंग जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे वक्त में भी जो है तो वैसा तो ये मतलब सुरक्षित ही है, सेफ है, बट फिर भी हम लोग को डॉक्टर की सलाह ही लेना चाहिए। और एक बात याद रखें, जब भी ड्राइविंग वगैरह का अगर ज़रूरत पड़ी है तो उस वक्त में भी जो है तो अगर ट्रामाडोल इंजेक्शन ले रहे हैं या कुछ टैबलेट वगैरह हमारी चल रही है तो उसमें हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और साथ में किडनी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे वक्त में भी, या लीवर की प्रॉब्लम है तो ऐसे वक्त में भी जो है तो हम लोग डॉक्टर को ज़रूर बता दें। तो एक चीज़ मैंने आपको इसको इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन किया, कुछ दवाइयों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे रोज़मर्रा पे आसपास में हम देखते हैं कि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसको लोग बेधड़क यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में जानते ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो बता दूँ आप लोगों को। तो अभी मैं आपको इसी तरह से आइबुप्रोफिन के बारे में बताऊँगा, क्योंकि आइबुप्रोफिन या जिसको बहुत ही कॉमन हम लोग समझ रहे हैं, अलग अलग नाम से जान रहे हैं, तो वो भी बहुत मशहूर दवाइयाँ हैं। तो आइबुप्रोफिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में हमको पता होना चाहिए क्या फ़ायदा देती है, क्या नुकसान करती है। और जैसे कि आइबुजेसिक है, ब्रोफेन है, और कॉम्बीफ्लैम तो बहुत फेमस है, आइबुफ्लाइमर है, तो अलग अलग ब्रांड इसके हैं, लेकिन कंटेन आइबुप्रोफिन है। और आइबुप्रोफिन के बारे में जान बता दूं आपको
कि आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल दर्द और बुखार के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बच्चों को देखते हैं तो एक जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन है। ये कुछ और जो केमिकल है उनसे मुक्त होने से इनके पास बुखार, दर्द, सूजन, लाल होना, फूलना, उस समय बहुत अच्छा काम करता। तो आइबुप्रोफेन नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है ये एक बहुत ही खास प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन के अवरुद्ध करके दर्द से राहत दिलाने में काम करती है, जो पेन के दौरान शरीर में रिलीज होता है। अब इसके मैंने कुछ आपको ब्रांड भी बता दिया, जैसे ब्रोफेन है, आइबुजेसिक है, और ट्राइकोफ है, आइबोवन है, आइबोबीड है, आइबोफ्लामर है, और प्रीमोबिल है, नॉर्वेल है। इसके बहुत सारे इस तरह के ब्रांड हैं। तो आइबुप्रोफेन के बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने अभी जाना। आइबुप्रोफेन के लिए कुछ सावधानियां आपको रखना चाहिए और कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। तो वही आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि अगर आपको आइबुप्रोफेन, एक्सप्रिन या एनएसआईडीज जैसे कि केटोप्रोफेन और नेप्रोक्सेन किसी भी दवाई से भी अगर एलर्जी है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को बताना ज़रूरी है। अपने फार्मासिस्ट से पूछे कि निष्क्रिय सामग्री की सूची के लिए पैकेज पर लेबल की जांच करना है। अपने फ्यूचर में किन दवाओं और हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जानकारी अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट को देना चाहिए। आप किस तरह की दवाएं लेते हो, क्या खाते हो, कौन से वक्त में, इससे पहले कोई एलर्जी थी क्या, इस तरह के आप लोगों को बातें अपने डॉक्टर को बताना है। आइबुप्रोफेन को बिल्कुल इससे पहले जैसा बताया कि प्रेगनेंसी और ब्रीस्ट फीडिंग के दौरान इस्तेमाल करने से महिलाओं को किसी तरह की परेशानी हो सकती है, इस बारे में अभी कोई खास जानकारी भी नहीं है। ऐसे में इसके इस्तेमाल से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से हम परामर्श करें। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके अनुसार जो प्रेगनेंसी के शुरुआती 6 महीने इस दवा का इस्तेमाल खतरे की सी कैटेगरी में रखा गया है। वही गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में इस दवा का इस्तेमाल खतरे की डी कैटेगरी में आता है। अगर ये खतरे की जो मैं बताया वो डी वगैरह। तो अब दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को बहुत ही अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कि जो एक्सपर्ट की निगरानी में बनाया जाता है, जिसको हम लोग एफडीए कहते हैं, यानी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों एफडीए आपने किसी दवा पे सुने भी होंगे, पढ़े होंगे। तो उसका अपना एक रूल है। उनके अनुसार जो वो लोग कैटेगरी बनाते हैं कि वो दवा कौन सी कैटेगरी में है, ए, बी, सी, डी, एक्स, एन, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। जैसे ए का मतलब कोई जोखिम नहीं, यानी वो दवा लेने को कोई जोखिम नहीं। बी मतलब कुछ अध्ययनों में कोई जोखिम नहीं, कुछ में। और सी का मतलब होता है कुछ जोखिम हो सकते हैं, यानी कि कुछ इसकी वजह से जोखिम हो सकते हैं। और डी का मतलब होता है कि जोखिम के सकारात्मक प्रमाण है। और एस का मतलब होता है निषेध, मतलब बिल्कुल नहीं लेना है। और एन का मतलब कोई जानकारी नहीं, यानी उस पर कोई उस पर वो ही नहीं हुआ, रिसर्च ही नहीं हुआ। अब आइबुप्रोफेन के कुछ साइड इफेक्ट भी जान लेते हैं। जी दोस्तों, हम लोग जो है तो दवाइयों के फायदे तो जानते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट भी हमको पता होना चाहिए। तो साइड इफेक्ट की बात करूंगा तो मैं इसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सीने में दर्द के साथ कुछ चीज़ें भी दिखती है, जैसे कमजोरी, सांस की तकलीफ, देखने में, या संतुलन के साथ, यानी जो हमारा गेस्चर है, जो हमारा होश है, उसको संभालने में अगर हम इम्बैलेंस हो रहे हैं ऐसे वक्त में भी, ये उसके सब साइड इफेक्ट है। सीने में दर्द होना, काला खूनी स्टूल, खांसी या खून की उल्टी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो हमें हमेशा एक्सपर्ट की निगरानी में लेना चाहिए। सूजन,
आइबुप्रोफेन की वजह से सूजन भी हो सकती है, तेजी से वजन बढ़ सकता है। आइबुप्रोफेन के एक नुकसान में से है दोस्तों, साइड इफेक्ट में से, कि इसकी वजह से एक तो यूरिन कम आएगा या बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, एनुएरिया, या जिसको हम लोग कहते हैं बर्निंग मिचुरेशन। इसकी वजह से आंखें पीली भी हो सकती है। आइबुप्रोफेन के साइड इफेक्ट की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं, इसकी वजह से बुखार। जी हाँ दोस्तों, ले रहे तो हम बुखार के लिए, लेकिन कभी कभी साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं कि हम खुद हैंग हो जाते हैं। गले में खराश, छाला, त्वचे पर लाल चकट्टे, सर दर्द, गंभीर सर दर्द, गर्दन की जकड़न, ठंड लगना, दौरे पड़ना, एंटन। वैसे तो हर दवा का अपनी सीवियरिटी बढ़ी तो इस तरह के दर्द होते हैं या साइड इफेक्ट सामने आते हैं। और कुछ साइड इफेक्ट आइबुप्रोफेन के हैं जो बहुत कम या रेयर है। या मैं यूँ कहूँगा कि आइबुप्रोफेन के कुछ साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो मतलब डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते हम उसको, जैसे कि पेट खराब, दस्त, कब्ज, सूजन, गैस, चक्कर आना, सर में दर्द रहना, सर दर्द होना, घबराहट, त्वचा की खुजली, कानों का बजना। दोस्तों बहुत ही अहम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे आइबुप्रोफेन मेडिसिन हो या कोई भी एनाल्जेसिक मेडिसिन हो, उसको लेने से या इस्तेमाल करने से पहले अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है तो अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी दें कि ये ड्रग टू ड्रग इंड्यूस रिएक्शन के चांसेस होते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर को हम पहले इसकी मालूमात दें, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। आइबुप्रोफेन की अगर बात करूँगा मैं, तो आपको ये आइबुप्रोफेन की बात अगर मैं करूँगा तो आपको इनमें एहतियात करना होगा। हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं जैसे बेनाजिप्रिल, एनालाप्रिल, लिसोनोप्रिल, साथ में लिथियम, और मूत्रवर्धक गोलियां जैसे पानी गोलियां जैसे कि फ्यूरासेमाइड जो है, लेसिक्स जिसको हम कहते हैं, यानी जिससे पेशाब लाते हैं हम, और रूमेटेक्स है, स्टेरॉइड्स मेडिसिन है, वारफेरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब चीज़ें। इसलिए आइबुप्रोफेन के बारे में दोस्तों इतनी सारी बातें हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर एक बार और सुन लिया आपकी, इसकी वजह से अगर आपको एनीमिया है, दमा है, खून बहने की समस्या है, खून के थक्के पड़ते हैं, एडिमा है यानी शरीर की सूजन है, हार्ट अटैक पहले कभी हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की बीमारी है, हेपाटाइटिस है, पेट हाथों के अल्सर है, ऐसे में स्ट्रोक हिस्ट्री वाले इस दवा का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें अगर आपको है तो आपको हर दवा के मामले में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप को आपको ये तमाम बातें जो मैंने बताया अच्छे से समझ में आए होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ सवालात है, कोई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। इसी तरह के किसी दवाइयों के बारे में, किसी टॉपिक पे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, दवाई से रिलेटेड हो, अगर आप उस पर रिव्यू चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, इन्फॉर्म करें मुझे, मैं ज़रूर उस पर क्लिप बनाऊंगा। इस क्लिप को आपने देखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।